बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ एमडी कैट प्रिपरेशन सीरीज़ ऑब्जेक्टिव डिस्कशन वीडियो और ये हमारे पास थर्ड वीडियो है। इसमें हम पीएमसी मॉडल पेपर टेस्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमने 57 एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करने हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया कि 210 में से यानी 210 आपका जो एमसीक्यूज़ होंगे टेस्ट में, उनमें से 56 एमसीक्यूज़ जो हैं वो केमिस्ट्री के होते हैं, लेकिन कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो बायो और केमिस्ट्री के मैच कर रहे होते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 57 एमसीक्यूज़ जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं डिस्कस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, साथ साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो आपने फॉलो करनी है और उनको जो है वो आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपने पास लिख लेना है और उनको फॉलो भी करना है। ठीक है, ताकि आप जो है वो इजीली एग्ज़ाम्स में जो है वो फुल मार्क्स ले सकें। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द थॉट ऑफ द डे। तो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ वो है सक्सेस। ठीक है, मीन्स के आपने बीइंग मेडिकल प्री मेडिकल स्टूडेंट या प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो आप या तो मेडिकल में एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो सक्सेस है वो मेन जो है वो 3 फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करिए। उस पे आपने ज़रा फोकस करना है और अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखनी है। वो 3 फैक्टर्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड नंबर पे है पैशन और नंबर 3 पे है फोकस। मतलब सबसे पहले तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है खुद पर, यानी आपकी सक्सेस का जो रेट होगा, यानी आप कितनी सक्सेस हासिल कर सकते हैं या आप कितना % अपना गोल अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, इसका आपने ज़िम्मेदार किसी को नहीं ठहराना कि हमें माहौल नहीं मिला, हमें जो है वो रिसोर्सेज नहीं मिले, टीचर्स नहीं मिले, कॉलेज नहीं मिला, हमें टाइम नहीं मिला। ऐसे आपने दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं करना। ठीक है, जो भी है वो सारा का सारा आपने खुद पर लेना है। ठीक है, आप जब खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे और आपने फिर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है और गोल अचीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद की ले ली है, ठीक है, तो वो आप जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके लिए मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसके बाद आपके पास पैशन होना चाहिए। सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास पैशन नहीं है तो आपको शौक़ नहीं है वो चीज़ अचीव करने का। बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना बस दूसरों के कहने पे जो है वो टेस्ट दे रहे होते हैं। अच्छा जी, प्री मेडिकल भी पढ़ रहे होते हैं, प्री इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे होते हैं, उनको खुद शौक़ नहीं होता। वो कहते हैं हमें कोई शौक़ नहीं है, वो वर्बली भी कहते हैं मतलब सबको कि जी हमें असल में शौक़ नहीं है, पेरेंट्स कह रहे हैं तो बस उनके लिए पढ़ रहे हैं। तो वो जो है वो आप वो गोल अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके पास पैशन नहीं है। फिर लास्ट में है फोकस। अगर आपने अपना जो गोल सेट किया हुआ है उसमें से फोकस आपका डिट्रैक्ट हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए आप इधर उधर के फैक्टर्स से, ठीक है, मोबाइल्स हैं, ठीक है, इंटरनेट है या और आप एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर आप अपना फोकस लूज़ कर देते हैं तो भी आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकेंगे। तो आपने अपना जो गोल अचीव करने के लिए अपने गोल के ऊपर फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा उसको आपने लूज़ नहीं होने देना। ठीक है, ताकि मेंटेन रखना है ताकि आप जो है वो अपना गोल अचीव कर सकें। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ अता फरमाएं और आपको कामयाबियाँ अता फरमाएं। इस दुआ के साथ हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने लिए हैं ये www.wisegot.com वेबसाइट से लिए हैं और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आपने डायरेक्टली वो फाइल ले सकते हैं। ठीक है, उस वेबसाइट पे चले जाएंगे, उसको डाउनलोड कर लेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स के भी आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टिप्स जो है एमडी कैट प्रिपरेशन के लिए मैं ऑलरेडी आपसे पहले टेस्ट 1 में डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन उसमें से सिर्फ मैं एक ये बात बताना चाहूँगी कि नेशनल बुक फाउंडेशन के साथ पंजाब की बुक को ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, बाकी तो जो है वो आप टेस्ट 1 वाली वीडियो देख लें तो डिटेल से हमने इन तमाम पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस किया हुआ है, तो वो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपको नज़र आ रहे हैं तो ये मैंने वही क्वेश्चन नंबर दिए हैं जो उस टेस्ट में शो हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले 68 एमसीक्यूज़ हैं वो किसी और सब्जेक्ट के होंगे। तो 69 से जो है वो केमिस्ट्री के एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 69, द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड। अब जब एक एटम को आप रिप्लेस करते हैं अनदर एटम से, तो ये तो सिंपल सा आंसर है, आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 70, अ डैश बॉन्ड में बी पोलर और नॉन पोलर। तो ये भी बहुत सिंपल है। कोवलेंट बॉन्ड्स ऐसे होते हैं कि जो कि पोलर और नॉन पोलर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 71, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन विद अ सिंगल एलिमेंट इज सेम एज, यानी अगर आपके पास एक एलिमेंट है और उसके ऊपर कोई ना कोई ऑक्सीडेशन नंबर शो हुआ है, तो उसको आप क्या कहेंगे? वो किसके साथ मैच कर रहा है? वो मैच कर रहा है चार्ज ऑन आइन, यानी कोई भी आइन है उसके ऊपर चार्ज है, वो भी वही चीज़ है। अगर एलिमेंट के ऊपर आपने ऑक्सीडेशन नंबर शो कर दिया, वो भी वही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 72, concentration of reactants and products are expressed as moles per unit। अगर मोल्स पर यूनिट में आप उसको शो कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से शो कर सकते हैं? वॉल्यूम की फॉर्म में शो कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया हुआ है कि कंसंट्रेशन जो होती है ना, वो क्या होती है? अगर आप उसको देखें तो वो होती है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके यूनिट्स अगर आप देखें तो मोल्स पर DM क्यूब, ठीक है। कंसंट्रेशन के ये यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड एज मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सिंपल था। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 73, द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज। तो दो मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में जो फोर्सेस होती हैं वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है। और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस होती हैं, ठीक है, वो इंट्रा मॉलिक्यूलर होती हैं। जैसे कि हमारे पास ये HCl है और ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी फोर्सेस शो कर रहा है अगर, ठीक है, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, ठीक है, इंटर। और लेकिन ये जो फोर्स है ना, ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स होगी, ठीक है। बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वाली जो हैं वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74, एल्डोल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। ये तो सिंपल है, अगर आपने रिएक्शंस किए हैं तो फिर आपने उनकी जो है वो कंडीशंस भी याद रखनी होती हैं, बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Next is question number 75, an element or its compound is first dash to get its dash spectrum by spectrometer, ठीक है। एक होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एक होता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर में आपके पास देखें, अगर आपने जो भी एलिमेंट होगा उसको पहले आपने गैशियस फॉर्म में लेके जाना है, मतलब इसका मतलब होगा वोलेटाइज करना है, फ्रीज तो नहीं कर सकते, सॉलिड तो नहीं ले सकते ना, ठीक। तो अब C और D में से कोई होगा। अब वोलेटाइज कर दिया है टू गेट इट्स डैश स्पेक्ट्रम बाय स्पेक्ट्रोमीटर। अब जो भी जितने भी एटम्स हैं बीइंग यानी उनके अंदर जो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं उसकी वजह से वो कॉन्टीन्यूस तो कभी देते ही नहीं है, लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76, अ रिएक्शन विच डज नॉट अकर इन नेचर आर, जो नेचर में नहीं अकर होते, ठीक है, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर 77, एंजाइम्स दैट कैटालाइज हाइड्रोलिसिस। अब ये वाला क्वेश्चन तो आपके पास पंजाब टेक्स्ट बुक से आया है, क्योंकि आपने एंजाइम्स की टाइप्स वहाँ पढ़नी है, तो आपने देखना होगा कि हाइड्रोलिसिस कौन से एंजाइम्स कर रहे हैं, तो वो हाइड्रोलेसिस है, ठीक है। बायो में भी आपने पढ़ा होगा, ये नेम भी मैच करता है, लेकिन प्रॉपरली अगर हम देखें तो ये पंजाब टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल इज। अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 1 होती है। तो इतने सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79, SN1 रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स। तो ये चीज़ ऑलरेडी हमने SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन का जब कंपेरिजन किया था, तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, स्टेप 1 में कैटाइंस बनते हैं, ठीक है, कैटाइंस बनता है, लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है, तो ये पोलर चीज़ बन गई है, ठीक है, तो यानी आयनिक चीज़ बन गई है। तो पोलर सॉल्वेंट्स इसको क्या करेंगे, जो है वो फेवर करेंगे। तो यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट जो है हमारे पास वाटर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 80, विच वन इज़ फॉर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या करती है, ठीक है, इवेपोरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
वैसे तो अगर हम देखें तो ये तमाम ही ऑप्शंस ठीक लग रहे हैं कि भाई ये सरफेस फिनोमेना भी है, ठीक है, टॉप से जो है वो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करते हैं, कूलिंग भी कॉज होती है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली जो है वो मॉलिक्यूल्स लीव कर रहे होते हैं सरफेस के ऊपर से, और एक ऑप्शन है कि एक्सोथर्मिक है, ठीक है। लेकिन प्रॉपरली अगर हम उसका देखें कि इवेपोरेशन एक फिनोमेना कौन सा फिनोमेना है, तो वो एक हीट का फिनोमेना है कि मतलब उसमें असल में जो है वो हीट रिलीज़ हो रही होती है, यानी मॉलिक्यूल जो है वो हीट रिलीज़ करके इवेपोरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो असल में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा होता है और उसके नतीजे में जो है वो कूलिंग कॉज होती है। तो वैसे मतलब ये भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं कॉज कूलिंग, तो वो उनका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 81, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इवन एट द लार्ज डिस्टेंसेस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस से बहुत दूर भी चले जाए ना, तो वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़ीरो नहीं होती, ठीक है। तो ये एक आपके पास जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 82, सिमेट्री इज रिपीटिशन ऑफ डैश व्हेन अ क्रिस्टल रोटेट्स एट 360 डिग्री अलॉन्ग इट्स एक्सिस। तो यहाँ पर हमारे पास देखें ये तमाम ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। फेसेस, एजेस, एंगल्स जब रिपीट होकर आते हैं, जब हम उसको 360 पे रोटेट करवाते हैं, तो जब ये फेसेस, एजेस या एंगल्स रिपीट होते हैं तो इसको ही हम सिमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट इज question number 83, in the gaseous state the distance between the molecules is dash times dash then their diameter। तो वैसे तो हमें ये पता होना चाहिए कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो डायमीटर होता है उससे उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब हमें ये पता होगा तो अब हम देखें ग्रेटर वाले ऑप्शंस चूज़ करेंगे, ठीक है। ग्रेटर में एक जगह लिखा हुआ है 2 टाइम्स ग्रेटर या 3 टाइम्स, तो आपने मैक्सिमम टाइम जितना भी लिखा हुआ है ना वो उसको आपने चूज़ कर लेना है, ठीक है। 3 टाइम्स ग्रेटर देन देयर डायमीटर। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस तरह की स्टेटमेंट आपको अपनी बुक्स में कहीं नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 84, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग लॉन्ग एलिफैटिक चेन्स आर कॉल्ड एज। ये आपके पास जो फैट्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, तो उनमें लॉन्ग एलिफैटिक चेन्स होती हैं और एट दी एंड आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये आप बायोकेमिस्ट्री में आपने ये मतलब टॉपिक पढ़ा होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट इन अल्कोहल एंड ईथर। अब अल्कोहल एंड ईथर में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली बात है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86, OH इज एडेड व्हेन, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज एडेड व्हेन रिएक्शन इज इन। रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रहा होगा? बेसिक मीडियम में, ठीक है, तो OH ग्रुप ऐड किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88। अब जो 87 क्वेश्चन है ना, तो वो जो है वो बायो से रिलेटेड है। तो बीच में से अगर आपको कोई नंबरिंग मिस हो रही है तो 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में भी मिसिंग थे, इस वजह से वो मिस हो रहे हैं, और कुछ 1-2 क्वेश्चन जो होंगे वो बायो से रिलेटेड हैं, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88, इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मैकेनिज्म आपने डिटेल से किया हुआ है, यानी न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है, तो कौन सी स्पीशी एक्ट करेगी? हाइड्राइड आइन, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89, द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज़ अ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होता है उसका? वैसे तो आप कहेंगे वाटर बेंट होता है, लेकिन वो बेंट किस वजह से होता है, ठीक है। उसकी असल स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल, और इन टेट्राहेड्रल में तो एग्जैक्टली 109.5 का एंगल होता है। लेकिन अब होता क्या है कि अगर 1 और 2 लॉन पेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन के एटम्स को क्या करते हैं, यहाँ से रिपल्शन कॉज करते हैं, तो इनका एंगल जो है वो कम हो जाता है हाइड्रोजन एटम्स के दरम्यान में, ठीक है। तो वो बेंट स्ट्रक्चर हो जाती है, लेकिन उसका पूरा प्रॉपरली जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, शेप जो है वो बेंट बनती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90, लेक्टोग्लोबुलिन अ सिंपल प्रोटीन इज़ फाउंड इन द मसल्स एज वेल एज इन डैश। ये भी आई थिंक सो जो मतलब आपको जो है वो उसमें मिलेगा,
बायोकेमिस्ट्री में आप देख सकते हैं, या बायो में, तो ये प्लांट्स में भी होता है, ठीक है। और ये पंजाब की टेक्स्ट बुक में से लिया गया, नेशनल बुक फाउंडेशन में इतना ज़्यादा डिटेल प्रोटीन और एंजाइम्स के टॉपिक्स गिवन नहीं हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 91, हैसेस लॉ इज सिंपल एप्लीकेशन ऑफ, कौन से लॉ की एप्लीकेशन है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब उसमें हैसेस लॉ में आपने ये पढ़ा हुआ है ना कि अगर डायरेक्ट रिएक्शन होगा, ठीक है, उसकी एनर्जी और अगर डिफरेंट स्टेप्स में होगा तो वो उनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 92, ग्रेटर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच फोर्स। ये तो ऑब्वियसली बात है, आपने बहुत ज़्यादा दफ़ा पढ़ा हुआ है एनॉमलेस बिहेवियर ऑफ वाटर भी, कि उसकी वो इजीली इवेपोरेट नहीं करता हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 93, एथेनॉल हैविंग 10% मेथनॉल इन इट इज कॉल्ड एज, यानी उसके अंदर आपने मेथनॉल 10% मेथनॉल ऐड कर दिया तो वो मिथाइलेटेड अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो पंजाब की टेक्स्ट बुक में मिथाइलेटेड स्पिरिट का वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन अगर मिथाइलेटेड अल्कोहल है या मिथाइलेटेड स्पिरिट है तो आंसर यही जो है ठीक है। रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है वो क्या होता है हमारे पास? 95% प्योर अल्कोहल को हम जो है वो रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं, ठीक है। उसमें मेथनॉल ऐड नहीं हुआ होता, तो इस चीज़ को आपने नोट डाउन कर लेना है। और ये भी डायरेक्टली पंजाब टेक्स्ट बुक में से ऑब्जेक्टिव लिया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94, विच आइसोमर ऑफ हाइड्रोक्सिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फाउंड इन ग्रेटर रेशियो व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब यानी आपने फिनोल का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है, ये फिनोल है, और OH जो है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अब आपके पास दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, एक ऑर्थो और पैरा। तो अब ये आपके पास जो टेम्परेचर लिमिटेशन वाली प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि लो टेम्परेचर पर ऑर्थो प्रोडक्ट बन सकती है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं बन सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हाई एनर्जी की वजह से ये जो ग्रुप्स हैं ना आपस में ये हिंड्रेंस कॉज कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे से स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्थो वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95, व्हेन एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। कब ऐसा होता है कि जब एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव होंगे कीटोन्स से, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्टिविटी में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल इसको देख लें कि इनकी जो रिएक्टिविटी है वो किस वजह से शो होती है कि जब ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब इस कार्बन पर आके अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। अब ये कार्बन जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही जल्दी रिएक्शन होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि ये कार्बन कीटोन के केस में बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स जो हैं वो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल उसको भी रोक रहे हैं, और दूसरा जो है वो अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके भी कार्बन पॉजिटिव को स्टेबल बना रहे हैं और उसको रिएक्शन करने से रोक रहे हैं, ठीक है। और इसका ऑपोजिट जो है वो एल्डिहाइड में होता है कि इसमें एक साइड पे जो है वो हमारे पास बहुत ही स्मॉल ग्रुप अटैच है, स्टेरिंग हिंड्रेंस भी कम है, और इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो हो रही है वो भी बहुत कम है, ठीक है। तो ये दोनों रीजंस जो आ जाती हैं जिनकी वजह से बोथ A and B वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इन दोनों वजहों से एल्डिहाइड्स जो हैं वो मोर रिएक्टिव हैं देन कीटोन्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96, सॉलिडिफाइड नोबल गैसेस कंटेन्स। अब नोबल गैस को अगर आपने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया तो उसमें क्या होगा? ऑब्वियसली बात है कि वो एटम्स ही होते हैं, वो आपस में बॉन्ड तो नहीं बनाते, तो वो नॉन पोलर एटम्स की फॉर्म में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 97, एंजाइम्स आर डैश। एंजाइम्स मोस्टली जो हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, हर रिएक्शन का एक स्पेसिफिक एंजाइम्स होता है जो उसको कैटेलाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ड्यू टू, ये किस वजह से होते हैं? अब हमारे पास एसिड में जो आपके पास ग्रुप है COOH, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक कर सकता है, ठीक है, ये इजीली ब्रेक कर सकता है और कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा, जिसकी वजह से हम लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है। इसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 99, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इज टेकन एज, उसको हम क्या लेते हैं?
उसको हम स्टैंडर्ड भी लेते हैं और 0 वोल्ट भी लेते हैं, ठीक है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100। इन स्टोकियोमेट्री वी फाउंड लॉ ऑफ डैश वाइल डूइंग कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन करते हुए हम कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? तो ऑब्वियसली बात है उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी होता है, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है और डेफिनेट प्रोपोर्शन भी उसमें फॉलो हो रहा होता है। तो बोथ ए एंड बी जो है बोथ लॉज जो है वो फॉलो होंगे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 101। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मैथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, अब आपने ये तमाम तो आपको आते होंगे रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स लिखने, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो इक्वेशन शो की हुई है SOCl2 थायनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन की, ये बेस्ट मेथड इसलिए है क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो गैशियस हैं, सॉरी बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वो गैस फॉर्म में रिलीज़ हो जाएंगी और आपको प्योर प्रोडक्ट जो है वो इजीली मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स जिनमें आपको प्रोडक्ट को प्योर करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज़ सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसके साथ जो है वो आइस की स्ट्रक्चर सिमिलर है? तो यहाँ पर जो मैंने लेफ़्ट साइड पे बनाई हुई है ये डायमंड की स्ट्रक्चर है, राइट साइड पे जो है वो आइस की स्ट्रक्चर है। तो आइस जो है वो डायमंड के साथ मैच करता है, ग्रेफाइट के साथ मैच नहीं करता। ग्रेफाइट में आपको पता है लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ ये मैच नहीं करता। ज़्यादा इसकी जो सिमिलैरिटी है आइस की वो डायमंड स्ट्रक्चर के साथ है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 103। वूलर फर्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड यूरिया इन द लेबोरेटरी। ये पिछले जो है वो टेस्ट में भी ये क्वेश्चन था कि किस से प्रिपेयर किया है, अमोनियम साइनाइड से प्रिपेयर किया था, और अब डेट पूछ ली है। डेट है आपके पास 1828। क्वेश्चन नंबर 104। फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड पेट्रोलियम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। अब इसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है? ये तो बहुत ही इजी है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ होता है जिससे हम क्रूड पेट्रोलियम की डिफरेंट फ्रैक्शंस जो हैं वो ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 105। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विद HCN। HCN में देखें, एक तो है कि आपके पास एसीटोन में C डबल बॉन्ड O ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन के साथ भी एडिशन होगी और कार्बन के साथ भी एडिशन होगी। एक तो यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक और चीज़ें ऐड हो रही हैं तो उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का नाम देंगे। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 107। तो बीच में जो क्वेश्चन मिसिंग है तो वो आपके पास बायो से रिलेटेड है या फिर आपके क्वेश्चन पेपर में ही मिसिंग होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 107। इन पिग आयरन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन एटम इज़। तो ये तो डायरेक्टली पंजाब की टेक्स्ट बुक से परसेंटेज जो है वो आपने याद करनी है, 2.5 to 4.5%। Then is question number 108. The rate of reaction for the hydrolysis of ester is। अब वही बात है कि ये आपको डायरेक्टली वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपकी बुक में जो काइनेटिक्स का चैप्टर है, नेशनल बुक फाउंडेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें जो दो मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के, तो उसमें जो केमिकल मेथड है उसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की एग्जांपल एक्सप्लेन की गई है, ठीक है, कि किस तरह से केमिकल मेथड के थ्रू जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट किया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है हम उसी रिएक्शन का रेट फाइंड आउट कर सकते हैं जो मॉडरेट लेवल पर चल रहा हो, ना बहुत ज़्यादा फास्ट और ना बहुत ज़्यादा स्लो हो, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 110, ठीक है। इंस्टेनियस डायपोल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। इंस्टेनियस डायपोल कब प्रोड्यूस होता है? तो ये आपने लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में डिटेल से पढ़ा है कि एकदम अचानक, इंस्टेंटेनियस का मतलब अचानक डायपोल कैसे प्रोड्यूस हो जाता है, कि जब टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स की आपस में रिपल्शन हो जाती है, ठीक है। तो वो उसमें डिटेल्स से आप जो है उसको पढ़ सकते हैं। टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 111। सप्रेशन इन आयनाइजेशन इज डन फॉर। सप्रेशन इन आयनाइजेशन कैसे की जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास बफर सॉल्यूशन में भी आपने ये चीज़ पढ़ी है कि हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और उसमें हम जो है वो सॉल्ट ऐड कर देते हैं,
ठीक है, और ऑलरेडी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी आयनाइजेशन और ही सप्रेस हो जाती है, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन को रोक रहे हैं, बल्कि ऑलरेडी एक आपके पास मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है वो पहले ही बहुत कम आयनाइज हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन उसके बाद आप क्या करें हैं कि कॉमन आइन ऐड करके, ठीक है, तो उसकी आयनाइजेशन को और ज़्यादा सप्रेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास है कि हम सप्रेशन जो है वो किस स्पीशी की करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 100 क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है कि कोई और अनदर एटम उसके अंदर है। तो एंथ्रासीन के पास में क्या होता है, 3 बेंजीन रिंग फ्यूज़ हुए होते हैं, तो इसमें कोई भी आपको अदर एटम कार्बन के अलावा नज़र नहीं आएगा, तो दिस इज़ नॉट अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो बाकी भी थायोफीन, फ्यूरैन एंड पायरोल के भी आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अगेन आपको एथेनॉल, मेथेनॉल, ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने आने चाहिए। एथेनॉल, मेथेनॉल में तो एक OH होता है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल। ग्लिसरॉल में 3 होते हैं और ग्लाइकोल में 2 होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ डाईहाइड्रिक अल्कोहल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 114, वैल्यूज ऑफ वंडरवॉल्स कांस्टेंट बी। यानी वंडरवॉल के अंदर इक्वेशन के अंदर 2 कांस्टेंट्स हैं, एक ए है और एक बी है, तो वो इनकरेक्ट ऑर्डर इज़, यानी किसका वंडरवॉल कांस्टेंट जो है वो ग्रेटर है या किसका स्मॉलर है। तो ये अब हमारे पास हम इसको जो है वो ऑर्डर कैसे देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप देख लें कि ये जो मॉलिक्यूल्स गिवन है इनका मतलब साइजेस देख लें कि हाइड्रोजन जो है वो एटम बहुत स्मॉल इन साइज़ होता है, फिर ऑक्सीजन ग्रेटर इन साइज़ है, फिर उसके बाद उसमें जब कार्बन भी ऐड कर लें, फिर सल्फ़र ऐड कर लें और बड़ा हो जाएगा ग्रुप। तो ये एक आप देख सकते हैं इनके साइजेस के लिहाज से, ठीक है। तो अगर हम इसकी देखें, रीज़न देखें, तो आपके पास जो कांस्टेंट बी है वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम पर मोल के, ठीक है, उसकी इक्वेशन में ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि मतलब ये कांस्टेंट बी वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम बड़ा होगा बी की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास देखें बिगर वाला साइन जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड की तरफ है और स्मॉलर वाला साइन जो है वो हाइड्रोजन की तरफ है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 115, जिप्सम इज़ अप्लाइड टू द सॉइल एज अ सोर्स ऑफ। अब ये वाला क्वेश्चन भी अगेन पंजाब टेक्स्ट बुक से लिया गया है, जिसमें आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जब टॉपिक देखेंगे तो उसमें आपको टेबल बना हुआ नज़र आएगा और जिसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है कि जिप्सम जो है वो कैल्शियम और सल्फ़र का सोर्स है, ठीक है, क्योंकि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये सल्फ़र और कैल्शियम का सोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 117, द आयनिक रेडियस ऑफ एन आयन इज़ द रेडियस ऑफ द आयन वाइल कंसिडरिंग इट टू बी डैश इन स्पेस। यानी हम जब आयनिक रेडियस कैलकुलेट करते हैं तो हम ये सपोज करते हैं, कंसिडर करते हैं कि जो आयन है वो क्या है, स्फेरिकल इन शेप है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 118, विच करेक्टर ऑफ पी ऑर्बिटॉल डिटर्मिन्स द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। वैसे तो आपको पता है कि पी ऑर्बिटॉल्स जो हैं वो क्या होते हैं, 3 टाइप्स के पी ऑर्बिटॉल्स आपने पढ़े हुए हैं, पी एक्स भी पढ़ा हुआ है, पी वाई भी पढ़ा हुआ है और पी जी भी, क्योंकि इनकी प्रॉपर क्या होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है, यानी ये डायरेक्शनल नेचर का होता है, दैट्स वाई ये ज्योमेट्री डिसाइड करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 119, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट करते हैं अगर वो कैलकुलेशन पे लग जाएं। आपने सबसे पहले देखना है मॉलिक्यूलर मास के साथ, क्योंकि देखिए मैसेज ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, 1-2 ग्राम्स का ही डिफरेंस है। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वेट जो है वो N2O5 का होगा, क्योंकि इसमें 5 ऑक्सीजन एटम्स हैं, बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो मोल्स क्या होते हैं हमारे पास, मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स उतने ही कम होंगे, और उस जितने नंबर ऑफ़ मोल्स कम होंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो आपके पास डी करेक्ट है, ठीक है। इसको कैलकुलेट नहीं करना होता, जस्ट फॉर्मूला देख के उसको आपने आंसर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 120, विच कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड्स रिएक्ट विद 1,2 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन।
तो ये आपकी बुक्स में जो है जो कलर्स लिखे हुए हैं वो भी मैं आपको बता दूं, येलो ऑरेंज या रेडिश ऑरेंज, इस तरह का आपकी बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है, येलो ऑरेंज और रेडिश ऑरेंज, ठीक है। तो बेसिकली वो यही बताना चाह रहे हैं कि येलो कलर है या रेड कलर है और वो थोड़ा सा ऑरेंजिश उसमें भी शेड आ रहा है, ठीक है। तो आपने जो येलो और रेड को जो है वो ओके करना है। वैसे यहाँ पर दो ऑप्शंस आ रहे हैं, येलो और रेड, ये मतलब प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई होगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 121, द आइडेंटिकल नंबर ऑफ लेयर्स इन क्यूब एंड हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग आर, यानी कौन कौन सी लेयर्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो हेक्सागोनल और क्यूबिक में तो ये हमारे पास फर्स्ट टू लेयर्स तो आइडेंटिकल होती हैं। अब मैं आपको दिखा भी दूँ कि हमारे पास हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग है, ठीक है, ठीक है। ये देखें फर्स्ट टू लेयर्स जो हैं वो एक जैसी ही हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है वो अगेन जो है वो फर्स्ट लेयर जो है वो रिपीट हो जाती है, लेकिन इसमें थर्ड लेयर डिफरेंट होती है, ठीक है। जिस तरह कि आप यहाँ पर नोट कर लें, ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर सेम है। इसके बाद इसमें अगेन जो है वो फर्स्ट लेयर रिपीट हो जाती है, लेकिन इसमें थर्ड लेयर एक डिफरेंट लेयर आ जाती है, ठीक है। तो इसको जो है वो फर्स्ट टू लेयर्स सेम है, बाकी थर्ड जो है वो लेयर डिफरेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ओनली कार्बोनाइल ग्रुप इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग एंड OH ग्रुप इज़ रिप्लेस्ड। यानी अगर हम एसिड को देखें तो वो ये कह रहे हैं कि OH पूरा का पूरा निकल जाए और ये जो है वो रिएक्शन में ही रहे, ठीक है। तो ये उन्होंने 4 रिएक्शंस बताए हैं। अब ये 4 के 4 रिएक्शंस आपको इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कार्बोनेट्स के साथ, एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन और SOCl2, ठीक है। तो अब हम इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है। साथ हम इसकी ये इक्वेशंस भी देख लेते हैं कि देखें इसमें भी जो है वो OH ग्रुप में सिंपल H रिमूव हुआ था, O नहीं रिमूव हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे कार्बोनेट्स में भी H रिमूव हुआ है, ठीक है, सोडियम लग गया। हाइड्राइड में भी एक मॉलिक्यूल में से तो OH रिमूव हुआ है, दूसरे में से H रिमूव हुआ है, यानी पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल नहीं रिमूव हुआ। लेकिन यहाँ पर यह है कि पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल रिमूव होकर हेलोजन लगा है। तो ये थाइनाइल क्लोराइड वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 123, व्हाट इज़ द एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो ये आप जो है वो पंजाब की टेक्स्ट बुक में से डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन उठाया गया है, स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रॉपरली एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन के टॉपिक में, ठीक है, कि वो 16.2 किलो जूल्स पर मोल जो है वो इसकी अमोनियम क्लोराइड की एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 124, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटर्मिन्ड। तो ये जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा आप इक्वेशन से कभी भी नहीं बता सकते, वो आपको एक्सपेरिमेंटली ही करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से ही पता चल सकता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 125, इन बॉयल्स लॉ विच क्वांटिटी इज़ कांस्टेंट। अब बॉयल्स लॉ आपको पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में रिलेशनशिप है, तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेकिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट होंगे, साथ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 126, आयोडीन 131 इज़ यूज टू ट्रेस विच कैंसर। अब ये मैंने देखा है तो नेशनल बुक फाउंडेशन और पंजाब दोनों में मुझे ये यूजेस नहीं मिले, लेकिन ये 9th की क्लास में जो है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। थायराइड ग्लैंड को ट्रेस करने के लिए यूज़ होता है। तो ये मतलब आप कह लें कि ये कॉन्सेप्चुअल सा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ रिलेटेड विद थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के साथ ये तमाम ही टर्म्स रिलेटेड हैं, ठीक है, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 128, विच रे शोज़ कंपेरेबल पेनिट्रेटिंग पावर टू एक्स रेज। एक्स रेज की तरह की कौन सी रेज हैं, तो अल्फ़ा, बीटा, गैमा या वाइट रेज, ठीक है, वाइट या वाइट लाइट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको कंपेयर करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर, तो ये गैमा रेज हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी से करीब करीब है, ठीक है। तो दैट्स वाई इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी मैच करती है। यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें कि एक्स रेज जो हैं वो गैमा रेज के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी, बल्कि गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा है, ठीक है, वेवलेंथ कम और फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पेनिट्रेट करती हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 129. द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट्स ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव इज़ 10 सेंटीमीटर इफ़ द स्पीड ऑफ वेव इज़ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड देन इट्स फ्रिक्वेंसी वुड बी. तो ये हमारे पास फर्स्ट ईयर में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. स्पीड इज़ इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी और लैम्डा. तो ये फ्रिक्वेंसी जो है या आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट है, तो उसकी जगह आप एफ लैम्डा भी लगा सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर आप जो है वो फ्रिक्वेंसी को अगर कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, तो आप स्पीड को जो है वो डिवाइड कर देंगे वेवलेंथ से. ठीक है, स्पीड को वेवलेंथ से डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड है 50, ठीक है, और वेवलेंथ है जो है वो है 10 है. तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5. तो यहाँ पर आप देखें 5 हर्ट्ज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी आंसर आ रहा है. तो यहाँ पर हमारे पास 5 हर्ट्ज़ आंसर आ रहा है. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने तमाम ऑब्जेक्टिव्स डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं. लास्ट में मैं आपको वो लिस्ट दिखा देती हूँ जिसमें हमने पंजाब टेक्स्ट बुक्स वाले और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को जो है वो अरेंज किया है. आउट ऑफ 57 उसमें से भी आप इंजाइम्स वाले देखें 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो बायो से भी रिलेटेड होते हैं. ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस पंजाब की बुक में से लिए गए हैं और 5 कंसेप्चुअल हैं. तो इस लिहाज से आप ये चीज़ माइंड में रखें कि अगर आप सिंपल नेशनल बुक फाउंडेशन को अगर फॉलो करते हैं, उसकी बुक की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, तो आप 80% मार्क्स इजीली ले सकते हैं. और फिर अगर एडिशनल आपने वही टॉपिक्स जो पीएमसी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं वो अगर आपने पंजाब की बुक से भी पढ़े हुए हैं बहुत अच्छे से, तो आप अगेन 10% मार्क्स और ले सकते हैं. मींस के 90, 92, 93% आपके मार्क्स आ जाएंगे. और फिर 8-9% जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं. तो वो अगर आपका जो है वो इतना मतलब नॉलेज हो गया है कि आप करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके पास जो है आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स जो जिप्सम वाला क्वेश्चन था ना, वो कॉन्सेप्चुअल में नहीं है, वो पंजाब की बुक के में जो टेबल बना हुआ है उसमें से लिया गया था. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 6 क्वेश्चंस जो हैं वो पंजाब की बुक से लिए गए हैं. स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स. और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू.